नमस्कार मित्रों, शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ कानपुर लखनऊ से जुड़े हुए हैं श्री तारिक जी। इससे पहले हमने श्री तारिक सर को यहाँ बुलाया था और उनके साथ हमारा इंटरव्यू चला था कुछ देर। कुछ नेटवर्क की खराबी के कारण फिर से हम लोग नहीं जुड़ पाए, इसलिए दर्शकों का बहुत अनुरोध हुआ कि सर को फिर से वापस लाया जाए, तारिक जी को फिर से वापस लाया जाए। तो आज इन्होंने अपना समय दिया है। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में। थैंक यू सो मैं मच। मुझे थैंक यू वेरी मच सर। मैं इनका परिचय देने में बहुत ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। पिछली बार इनका परिचय हमने दे दिया था और सर तारिक जी का परिचय इतना बड़ा है कि बहुत समय लग जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही बताना है कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जो स्पेशल प्रोजेक्ट है कोशिश, उसके डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। और साथ ही सोशल सर्विस कर रहे हैं, होमलेस और शेल्टरलेस लोगों के साथ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के जो डिस्ट्रिक्यूट कम्युनिटी के हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी काम कर रहे हैं। सर, पिछली बार हम लोग बातचीत हमारी कुछ अधूरी रह गई थी। हम उन सवालों को भी लेंगे, लेकिन एक बार उन सवालों को भी लेते हैं जिनसे हमारी शुरुआत हुई थी। बहुत सारे हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ तारिक जी कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस किया है, फिर टिस से किया है, और इतनी अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद आपने समाज सेवा के क्षेत्र को क्यों नहीं चुना? क्या आपके मन में इच्छा नहीं आई कि आप यूपीएससी या और सरकारी नौकरी में जाएं? क्या प्रेरणा रही आपकी इस ओर आने के पीछे? ये बिल्कुल आई थिंक बच्चे के तौर पे हम लोग वो चीज़ें करना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के लोग, बड़े हमारे पेरेंट्स और उससे बड़े लोग हमें बोलते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं। वो एज ऐसी नहीं होती है जो हम बहुत कॉन्शियसली अपने लिए खुद डिसाइड कर रहे हों। और आज से अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो वो और वैसा था कि इंडोली बेसिकली आपके लिए डिसाइड कर रहे होते कुछ चीज़ें। अ, मेरा एटलीस्ट इस फील्ड में आना डेफिनेटली स्टार्टेड विद एन इंसिडेंट जो मेरे साथ में हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला गया। आई थिंक मेरा एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन करना वाज नॉट अ प्लान थिंग। और एक मैंने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को शेयर किया था, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा उसको शेयर करूँगा। प्लीज। ये एक सर्दियों की बात है, जब मैं कुछ दोस्तों के साथ कहीं से लौट रहा था। दिल्ली की बात है, दिसंबर एंड की। और मैंने कुछ लोगों को अखबार ओढ़कर सोते हुए देखा। और शायद उससे पहले हम होमलेस लोगों को देखते हैं, हमेशा इर्द गिर्द हमारे इतने होमलेस लोग होते हैं, हम हमें ज़रूर देखते हैं। लेकिन हम उनको देखकर भी कभी एक्नॉलेज नहीं करते, कभी देखते नहीं है कि वो हैं, मानते नहीं हैं। आई थिंक वो अखबार ओढ़ के सोना इतना पिक्यूलियर था, एक अनयूजुअल साइट थी जिसने एक क्यूरियोसिटी पैदा की। और मैंने उनसे बात करने का सोचा, और जब बात किया तो उस पर दो चीज़ें आई जो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई परमानेंटली। एक थी, एक जवाब मुझे वहाँ पे उन्होंने दिया कि अ, उनको मालूम नहीं होता है कि जब वो सोएंगे रात में तो क्या अगली सुबह वो जिंदा होंगे। तो एक 17-18 साल के बच्चे जो है, एक यूथ के तौर पे मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग, सडनली एक शॉक जैसा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रात में सोने जा रहा है और उसको मालूम नहीं है मैं अगले दिन जिंदा होऊंगा या नहीं होगा। कोई बीमार नहीं है, कोई डिजास्टर नहीं हो रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, फिर भी उसको मालूम नहीं है मैं कल जिंदा रहूंगा। लाइफ की इतनी अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है। दूसरा एक चीज़ जो मेरे साथ वहाँ से रह गई वो थी कि कई बार हम डेड बॉडी के साथ में सो रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ थी कि ठंड में लोग मर जा रहे हैं रात में, और ऐसे कितने ही लोग हिंदुस्तान के हर शहर में, ऐसे कितने लोग हर दिन मरते हैं। मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही थी, ये सारी अवॉइडेबल डेथ्स हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग, ऐसी डेथ्स नहीं हैं जो रोकी ना जा सकें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हमारी अपैथी है गरीब लोगों के लिए, जो हमें अ, जिसकी वजह से हम उनको नहीं देख रहे हैं, और हम उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंगेजिंग विद द शेल्टर। एक शेल्टर था, मैं वहाँ जाके वॉलंटियर करना शुरू किया। फिर उस शेल्टर में मेरे साथ कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसने मुझे वहाँ से बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट भेजा कोर्स के लिए। वहाँ पे फर्दर कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिन्होंने शायद मेरे लाइफ की डायरेक्शन वहाँ पे तय कर दी कि मुझे अभी यहाँ पर ही रह के आगे कुछ करना है।
I think at the point when I started with कोशिश in 2006, तब मेरे जहन में सिर्फ ये था कि जो बेगरी लॉ है जिसके अंडर होमलेस लोग क्रिमिनलाइज किए जाते हैं, हम शायद आगे अगर मौका होगा तो बात करेंगे उसके बारे में कि जी कैसे जी लोग सिर्फ गरीब होने की वजह से क्रिमिनलाइज किए जाते हैं। उसको ख़त्म करके उसके बाद मैं फिर कुछ और करूँगा, बट शायद उस वक्त वो एक मेरी इमेच्योरिटी थी या अ, एक एक्साइटमेंट कह सकते हैं कि वो चीज़ें उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये रास्ता आगे कहाँ जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे काम शुरू हुआ, हम करते गए, अलग-अलग मुद्दे, परेशानियाँ सामने आती गईं और उनको एड्रेस करते गए, तो जितना इश्यू में अंदर जाते गए, इश्यू को समझते गए, उतनी ही ज़्यादा नीड दिखकर सामने आने लग गई। और फिर नाउ आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। एटलीस्ट रात को सुकून से सोता हूँ। अ, कई बारी हम जो चीज़ें करते हैं उससे रिजल्ट्स निकलते हैं, कई बारी नहीं निकलते हैं। लेकिन एक ईमानदार कोशिश होती है और उस चीज़ की खुशी रहती है कि हम अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने की, बेहतर करने की। और कुछ लोगों की ज़िंदगी डेफ़िनेटली उससे बेहतर हो रही होगी, शायद इस उम्मीद के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। जी सर। तारिक जी, आप कोशिश के थ्रू आपका जो अभियान चल रहा है, इस कोशिश के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, ये आखिर आपका प्रोजेक्ट है क्या? जी। सो कोशिश बेसिकली जो बेघर लोग हैं, होमलेस कम्युनिटी है, शहरी गरीब कम्युनिटी है जो उनके साथ काम करते हैं। तो हम लोग कई स्तर पे काम करते हैं। हमारा एक हम लोग अभी कई शहरों में काम कर रहे हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में हैं, नागपुर में हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं। और जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जो घुमंतू प्रजाति हैं, उनके साथ हम कुछ काम कर रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन पे एक इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। हमारा काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे काम का है जो मेंटली इल लोग हैं, जो मेंटल हेल्थ से मेंटल इलनेस से अफेक्टेड लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस में और सड़क पे। अ, उनको उनको उनकी फैमिली के साथ रिकनेक्ट करना, ट्रीटमेंट के लिए रेफरल्स करना, उनको फिर फैमिलीज़ को ढूँढना, वो हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है। बेगरी लॉ एक है, एक ऐसा इंडिया में 23-24 स्टेट्स में कानून है जिसमें बेगरी एक ऑफेंस है। नाम सुन के लगता है कि शायद ये बेगरी को रोकने के लिए है या बेगिंग को रोकने के लिए, बट एक्चुअली उसकी जो प्रोविजंस हैं वो किसी भी गरीब व्यक्ति को ऑफेंडर बना देते हैं। अगर उसका एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं शेयर करूँगा, एक प्रोविजन है उसका कि यदि आपके पास एक ज़ाहिरी तौर पे कोई रोज़गार नहीं है, तो आप कानूनन आपको बेघर माना जा सकता है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें 1 से 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। अ, अगर आप सड़क पर बिना किसी एमलेसली घूम रहे हैं, आप एक क्लॉज़ है, इफ यू आर रनिंग अराउंड एमलेसली देन यू आर अ बेगर। अब काफ़ी सारे जो मेंटली इल लोग हैं, हम थोड़ा-सा ज़हन में कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग हम अक्सर देखते हैं सड़क पे मेंटली लोग घूम रहे होते हैं। जी जी नाउ अकॉर्डिंग टू बेगरी लॉ वो भी बेगर्स होते हैं और वो भी देन दे कैन बी पनिश्ड विद एन सेंटेंस फॉर अप टू 10 इयर्स। मेरी नज़र में वो बीमार हैं जो अगर मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं तो वो घर से या तो निकाल दिया गया है उनको या खुद घर से भटक गए हैं। तो उन जी लोगों जी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि सज़ा की ज़रूरत है। और एक चीज़ होती है कि कहीं पे लॉ का मिसयूज़ हो रहा है। अगर सपोज़ कोई पुलिस ऑफ़िसर उनको अरेस्ट कर देता है ट्रैफ़िक हिंड्रेंस करने के लिए या पब्लिक न्यूसेंस के सेक्शंस के अंडर, आई वुड स्टिल टेक इट। आई वुड से दैट ओके देयर वाज़ वन बैड पुलिस ऑफिसर, उसने मिसयूज़ किया अपनी पावर का। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ लॉ व्हिच सेज दिस इज़ राइट। आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर सेलिंग सम आर्टिकल्स ऑन द स्ट्रीट्स एंड दैट इज़ बेगिंग। तो ये इस कानून के ऊपर हमारा मेनली इसको लेकर शुरुआत हुई थी और ऑफ कोर्स शेल्टर्स पे काफ़ी सारा काम है। उनको लगता है कि जो जैसे मैं बता रहा था मेरी जो आने की शुरुआत हुई कि किस तरह से लोग सो रहे हैं सड़क पे, उनको मालूम नहीं है हम नेक्स्ट डे सुबह जगेंगे या ज़िंदा रहेंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक अनबिलीवेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। हम हम एज़ अ कंट्री वी आर नॉट सो पुअर कि हम अपने लाइफ लोगों की लाइफ को सिक्योर ना कर सकें इस तरह से। सो अ, एक शेल्टर्स को लेके एक मुहिम चल रही है। सीनियर एक्टिविस्ट हैं, जब मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया एज़ अ स्टूडेंट कॉलेज के टाइम पे उनके साथ जुड़ा मैं। वहाँ से जी जी सीखना हुआ, फिर वो समझ में आया कि नहीं ये बिल्कुल बेसिक बेसिक ह्यूमन लाइफ की बात है।
तो अभी राइट नाउ इनफैक्ट आई एम सर्विंग एज अ मेंबर ऑन अ सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द शेल्टर्स फॉर द होमलेस। तो उसके थ्रू कोशिश है कि जितनी ज़्यादा जगहों पे शेल्टर्स ऐसे बनाए जा सकें ताकि जो लोग शेल्टर ना होने की वजह से मरते हैं, हम अक्सर कह देते हैं ठंड से मर गया। आप अखबार में अगर विंटर्स के टाइम की हेडलाइंस को रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे अ, आएगा कि ठंड से इतने लोगों की मौत, ठंड से जी जो मर गया, वो कहीं पे लाश पड़ी पाई गई। लोग ठंड से नहीं मरते हैं, मतलब ठंड सबके लिए शहर में बराबर होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही मरते हैं? उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है, उनके पास सेफ कवर्ड शेल्टर नहीं है। तो इट्स द एब्सेंस ऑफ द शेल्टर, इट्स द एब्सेंस ऑफ द क्लोथिंग जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। वरना उसी ठंड को कुछ लोग जो है आग के अपने टेरेस पर बैठकर आग के इर्द गिर्द बैठ के चाय की मजा लेते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं उसी ठंड को, और उसी ठंड में कोई छुटोता हुआ अपनी जान दे देता है। तो आई थिंक इट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव टू बी देयर फॉर एवरीवन, और वो हम सबकी ज़िम्मेदारी है वो उसको एंश्योर करना। तो कोशिश एक बड़े स्तर पे उसी चीज़ पर काम करें कि किस तरह से शेल्टरलेस लोगों की लाइफ इम्प्रूव करे जा सके। इंस्टीट्यूशंस में जो है अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से बिछड़े हुए होते हैं। तो वी हैव अ वन बिग पार्ट ऑफ आवर वर्क इज़ ट्रेसिंग दोज़ फैमिलीज़। काफ़ी लोग इलाज के बाद उनको याद आता है कि कहाँ है उनके घर, लेकिन तब तक उनकी फैमिलीज़ मूव कर चुकी होती हैं या लेना नहीं चाहते हैं, तमाम सारे रीज़न्स आते हैं। तो हमारा एक वो प्रोसेस है जहाँ पे हम फैमिलीज़ के साथ काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, फैमिली ढूँढते हैं। ऐसे हमने तमाम सारे ऐसे लोगों की फैमिलीज़, एल्डरली लोगों की फैमिलीज़ ढूँढी है जो 15 साल, 20 साल से घर से बाहर थे, और उनकी फैमिलीज़ भी ढूँढ रही है उनको। किसी की मदर है और ढूँढ रहे हैं कि हमारी माँ कहाँ है, एंड दे हैव अज्यूम्ड द पर्सन टू बी डेड कि शायद अब मर चुके होंगे। और बाद में जब पता चला है तो लोग बहुत खुश हुए हैं कि हमारी माँ ज़िंदा थी। तो एक हमारा बड़ा पार्ट ये है जहाँ पे हम लोगों को उनकी जो फैमिली से बिछड़े हुए हैं उनके साथ हम फैमिलीज़ को ढूँढते हैं अक्रॉस द कंट्री। सो वी हैव अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस जो हमें इस काम में हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे हमारे पार्टनर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। यंग लोग जो है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो वी हैव अ कलेक्टिव कॉल्ड हम उसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ कोशिश। इसमें हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें हमारे जो है पुलिस के लोग होते हैं, उसमें तमाम सारे जो है लोग हैं जो भी ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके घर में जा सके, उसको एक अच्छी-सी लाइफ मिल सके, तो वो लोग हमें वॉलंटियर करते हैं, हेल्प करते हैं। द पीपल पोस्टमैन आर लॉट ऑफ पोस्टमैन आर वॉलंटियर्स विद दैट, पुलिस ऑफिसर्स आर वॉलंटियर, दे हेल्प अस अ लॉट। क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं कि हम एक-एक व्यक्ति के लिए घर ढूँढने के लिए हम जा सकें या हम दूसरी स्टेट में ट्रैवल कर सकें। लेकिन ये लोकल जो प्रेज़ेंस है जिनकी भी पंचायत फंक्शनरीज़ हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। वी टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दीज़ पीपल, और उनकी हेल्प से हम लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। उसी तरह से जो बच्चे हैं रैग पिकिंग में हैं या बेगिंग हैं, उनको हम उनके पेरेंट्स के साथ डील करते हैं कि हम आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उसमें हेल्प करेंगे, हम आपको लाइवलीहुड में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हम आपको कोई लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे, बट हमारी शर्त ये है कि आप अपने बच्चे से भीख नहीं मँगवाएँगे। बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजेंगे, एंड इन आवर एक्सपीरियंस मोस्ट पीपल हैव रिस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली टू दैट। इस तरह से यस। हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इनफैक्ट पटना में एक एक बस्ती थी जहाँ पे हमने काम जब शुरू किया था तो वहाँ पे सारे बच्चे हुआ करते थे। अभी वहाँ सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। अब एक दूसरी लड़ाई ये है कि जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनके साथ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली वो टीचर्स जिनको इन बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए या उनको स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का अपना मोटिवेशन लेवल या हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा है। थोड़े से कंसेशंस इनको देने चाहिए। वो वहाँ पे इनके साथ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार अनफॉर्चुनेटली ह्यूमिलेटिंग तरीके से भी बात करते हैं। तो बच्चे वहाँ बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि हम नहीं जाएँगे। वो एक अलग लेवल का चैलेंज है, वी आर डीलिंग विद दैट। बट पॉइंट इज़ कि वो बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं, वो खुद अपनी खुद की लाइब्रेरी चला रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं जाने के लिए। सो आई थिंक कोशिश का एक ये मिला-जुला अलग-अलग तरह के काम है, मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम है, लीगल एड बड़ा काम है। आई थिंक बाय नाउ वी हैव गॉट सम 60-70,000 पीपल बैक टू देयर फैमिलीज़, जिनकी फैमिलीज़ को हमने ढूँढा है करीब 60-70,000 लोगों को। और
उनकी साइकेट्रिक मेडिसिन हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट है तो वो हम करवाते भी करते हैं। सो वी आर वर्किंग इन टू गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल्स ऑल्सो। एक बॉम्बे में मेंटल हॉस्पिटल के साथ हम काम कर रहे हैं, एक नागपुर में मेंटल हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली उन हॉस्पिटल में काफ़ी सारे अबेंडेंट लोग हैं जिनकी फैमिलीज नहीं पता है किसी को, लोग ठीक हो चुके हैं, घर जा सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल में स्टक हैं। इसी तरह से सिग्नल पे जो बच्चे बेगिंग कर रहे हैं उनके साथ में हमारा काम है। शेल्टर्स को लेके, जैसे मैंने बताया अभी, शेल्टर्स को लेके अभी मैं एक कमेटी के तौर पे भी देख रहा हूँ। अ, फिर हमारा जो रोज़गार को लेके है, जो शहरी गरीब के जो इनफॉर्मल लेबर हैं उनके साथ में हमारा काम है सिक्योरिटी पे। कुछ कैंपेन्स मोड में कुछ काम होता है, कुछ डायरेक्ट एडवोकेसी के तौर पे काम होता है, कुछ फील्ड इंटरवेंशन पे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स दैट वी डू। काफ़ी खुशी हो रही है सर, आपकी कोशिश ने ये इतना बड़ा इतने चारों क्षेत्रों में, सभी सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। काफ़ी क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, और ये भी सुनकर बड़ी खुशी हुई कि यंगस्टर्स आपके साथ काफ़ी जुड़ रहे हैं, जो अपने करियर के साथ साथ वॉलंटियरली बहुत आपके साथ तादाद में, बहुत तादाद में, इस पर भी सर हम एक अलग बहुत से एक तादाद प्रश्न में। हमारे पास है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं सर, कुछ दर्शकों को हम लेते हैं अपने कार्यक्रम में। हमारे साथ नई दिल्ली से मैडम जी। कुमुद रंजन झा जी जुड़ गई हैं, उन्होंने आपको नमस्कार किया है। सुपौल से कुमार गगन जी कह रहे हैं वेलकम तारिक सर। मीनाक्षी अली अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, वो वेलकम सर कह रही हैं। नई दिल्ली से उज्जवल कुमार जायसवाल ने आपका स्वागत किया है। नलवाड़ी असम से हमारे साथ बबीता कोमल जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा नमस्कार, शिक्षा तुल्य के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं सर। राजेश कुमार जी पटना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपका अभिवादन किया है और काफ़ी खुशी जताई कि आप हमारे मंच पर है। अंजू कुरियन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, इन्होंने लिखा है कि ग्रेट प्रिविलेज टू हियर फ्रॉम यू तारिक सर, heard a lot about you sir, saluting you for your work and for Koshish. I loved every bit of work I was able to do through my little association with Koshish. हमारे साथ काठमांडू से सविता रानी मलिक जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया है। राजेश जी ने लिखा वी फील प्राउड टू हियर यू योर वैल्यूबल थॉट्स। निशार अहमद खान साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा है जिंदाबाद, सभी सलाम जिंदाबाद। मानव मलिक जी हमारे साथ पूर्णिया बिहार से जुड़े हुए हैं, इन्होंने नाइस जॉब लिखा है। मंजेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ चेन्नई से, इन्होंने लिखा गुड इवनिंग सर एंड वेलकम सर। फिर से आप लोग लेंगे, बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। इन सारे लोगों को सर आप कुछ कहना चाहते हैं, ये सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। अ, मैं सभी को मेरा आभार कहना चाहूँगा। आप सबके काइंड विशेस के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग सुन रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके जो सवाल हैं एक हम चर्चा में ले सकें। और थैंक यू वेरी मच शिक्षा तरुका की एक ये कॉन्वर्सेशन जो आप होल्ड कर रहे हैं और मुझे अपनी बात कहने के लिए लोगों के साथ शेयर करने का एक मौका है। थैंक यू। सर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक और हैं, फिर हम लोग 2-3 सवाल के बाद फिर इनको शामिल करेंगे। अभी आपने चर्चा की सर कि आपके साथ यंगस्टर्स काफ़ी जुड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने भारत में एक जी। परिवर्तन देखा है कि समाज सेवा के फील्ड में जो यंगस्टर्स काफ़ी आगे आ रहे हैं। पहले ये होता था जो रिटायर्ड लोग हैं या कोई नेता हैं, लीडर हैं या कोई पत्रकार हैं, वो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए माने जाते थे। तो अभी यंगस्टर काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सर बहुत सारे लोगों में ये एक मिथ है कि समाज सेवा में जाएँगे तो हमारा करियर बहुत ये नहीं होगा, हम समाज सेवा के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे युवाओं का और बहुत सारे गार्जियन का ऐसा सोचना है। एक गार्जियन ने हमें ये भी बताया कि आप अपने चैनल पे बार-बार ला रहे हैं समाज सेवा से जुड़े लोगों को, तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम सीधे समाज सेवा में ही जाएँगे, इसी को करियर बनाएँगे। तो इन सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोगों को ये मिथ है कि समाज सेवा के लिए अलग से हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। इस पर आप कुछ प्रकाश डालें सर। देखिए, इसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। मतलब जो स्टार्टिंग में कहूँगा, जो कोशिश के साथ नए लोगों की जुड़ने की बात है, तो मुझे लगता है कोशिश पैदा हो पाया, पनप पाया, बढ़ पाया सिर्फ़ और सिर्फ़ जो यंग वॉलंटियर्स थे उनकी एनर्जी और सपोर्ट की वज़ह से। जिन हालात में कोशिश शुरू हुआ था और जिस मुद्दे पे शुरू हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। तो उस वक़्त पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं अलग-अलग कॉलेजेस के, उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया, आई थिंक दैट वाज़ एंड दैट कंटिन्यूज़ टू रिमेन आवर कोर स्ट्रेंथ। हमारी बहुत बड़ी ताकत जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं। और स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वो हमेशा आपको एक
फ्रेश आइडियाज़ के साथ चैलेंज करते रहेंगे, आपको कभी वो कंप्लेसेंट नहीं होने देंगे, बिकॉज़ जहाँ आपको लगेगा कि आप अब सब चीज़ें समझ गए हैं, आप आपका इश्यू पे अब समझ बहुत मज़बूत हो गई है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आई थिंक समबडी विल कम एंड हिट यू विद समथिंग व्हिच आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी एडवांटेज वो है। पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है कि सोशल वर्क में जाएँगे तो क्या है, आई थिंक अ, उससे पहले एक बड़ा बेसिक प्राइमरी सवाल है जो है ना, आई एम ग्लैड कि आपने ये रेज़ किया ये सवाल। अ, आई थिंक बात जो है वो अ, सोशल वर्क एज़ अ प्रोफ़ेशन हम उसमें बाद में जाएँगे, लेकिन आई थिंक एक बहुत बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की और प्रिंसिपल्स की बात है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल वर्क एज़ अ प्रोफ़ेशन करें, हम कोई भी प्रोफ़ेशन ले सकते हैं उसमें। आई थिंक और जो अभी तक मैंने समझा है आपकी सीरीज़ को देखते हुए सुनते हुए, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हम एक एक कंपैशनेट तरीके से हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, क्या हम रिस्पेक्टफुली लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, अ, जो लोग जिनको ज़रूरत है, क्या हम फेयर हैं अपने ट्रांज़ैक्शन में लोगों के साथ में? अ, क्या हम ईमानदारी बरत पा रहे हैं हम लोगों के साथ? हमारी खुद की एबिलिटी दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करने की कितनी है? आई थिंक अगर हम ये ज़रूरी नहीं मैं किसी भी प्रोफ़ेशन में रहूँ, मैं कोई भी काम करूँ, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की तकलीफ़ को समझने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ है, सो आई थिंक देन आई विल मेक फॉर अ गुड पर्सन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, आप बेसिक वैल्यूज़ हो, कंपैशन हो, अगर हम ईमानदारी से अपने जो भी हमारे ट्रांज़ैक्शन हैं, उसको हम करते हैं लोगों के साथ, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। आज के टाइम में हम शायद हम देखते ही नहीं है लोगों को, हम एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि दूसरे की तकलीफ़ है, उसको हमारी जो एक एबिलिटी एक किसी व्यक्ति की क्षमता होती है, दूसरे की तकलीफ़ अपनी अपनी तकलीफ़ तो सबको समझनी, क्योंकि जैसे मुझे हाथ में कुछ लगेगा, मुझे इमीडिएटली दर्द होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या मेरे अंदर क्षमता है कि मैं किसी और व्यक्ति की तकलीफ़ को महसूस कर सकूँ? आई थिंक वो अगर मैं एज़ अ पेरेंट्स इनफैक्ट आई विल अपील टू ऑल पेरेंट्स दैट अगर हम वो अपने बच्चों के अंदर वो हम डाल सकें, वो लाइफ़ को वैल्यू करें, लाइफ़ में जो चीज़ें आप उनको एज़ अ पेरेंट दे रहे हैं, वो उनको वैल्यू कर सकें। और उसके बाद वो जो है हमारे आस-पास इर्द-गिर्द लोग हैं, कोएग्जिस्टेंस की फिलॉसफी को वैल्यू कर सकें। आई थिंक वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो। हमारे इर्द-गिर्द हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जिनको हमारे साथ मिलके जिनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमेशा होते हैं। और हमें कई बारी मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमारे किसी एक्शन से हम किसी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, किसी को किस तरह से सपोर्ट मिल पाएगा। वी एट टाइम्स वी डोंट इवन गेट टू नो। और सोशल वर्क जो है इट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब आई मीन सोशल वर्क इज़ नाउ जस्ट लाइक इन अ प्रोफ़ेशन लाइक एनी अदर प्रोफ़ेशन। ठीक है, तो इसमें लोग प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग स्किल्स, एक्सपर्टीज़ डेवलप की जा रही है, देयर इज़ अ फुल फ्लेजेड कोर्स, उसके बाद लोग उसको कर रहे हैं। आई थिंक सारी चीज़ें सुकून की द वे आई सी इट कि आप कुछ भी करें, आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, अगर आप बिना डरे हुए आप सुकून की नींद पा पाते हैं, तो आई थिंक यू कैन बी सैटिस्फाइड विद योर वर्क। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, हम चीज़ें छुपा सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं, बट आई थिंक आप सेल्फ के साथ तो सब कुछ इट्स ऑल क्रिस्टल क्लियर, तो वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक अगर आप बिना किसी के डर के अगर आपको इंटरनल पीस महसूस हो रहा है, तो आई थिंक आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ठीक काम कर रहे हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है एज़ गार्डियंस, एज़ पेरेंट्स आई थिंक वी नीड टू रेज़ आवर चिल्ड्रन विद दिस सेट ऑफ वैल्यूज़ जहाँ पे वो लाइफ को वैल्यू कर सकें, वो जो हमें लाइफ में मिल रहा है हम उसको वैल्यू, बिकॉज़ वी डोंट नो हम आज हम कोई भी चीज़ नहीं, एक बेसिक चीज़ है अब खाना है, लोगों को एक वक़्त खाना नसीब नहीं हो रहा है एंड दे आर वर्किंग इक्वली हार्ड, इट्स नॉट कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी दे आर जस्ट ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन द प्लेसेस वी आर बोर्न। ठीक है, मैं अब यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं शायद जिस घर में पैदा हुआ, मैं उस घर में पैदा नहीं होता, मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ और होते, तो आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। तो ये चीज़ें हमें आई थिंक वी नीड टू जस्ट बी थैंकफुल कि हमें एक अच्छी लाइफ मिली है और उस लाइफ की अच्छी लाइफ में
इतनी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे आस-पास के जो लोग हैं, हम उनको जो है, उनको रिस्पेक्टफुली, उनको विद डिग्निटी अगर हम ट्रीट कर कर सकें और हम एन्श्योर कर सकें कि हम उनके सुख-दुख में उनके साथ हैं, एंड दैट मैसेज नीड्स टू गो, एंड उनको हम सेफ फील करा सकें। आई थिंक फॉर मी दैट्स माय माय कोर, कि मुझे लगता है कि मेरे आस-पास जो लोग हैं, आई थिंक इफ समबडी इज़ नेक्स्ट टू माय हाउस इज़ स्लीपिंग हंग्री और मैं 4 डिश खा के मैं पार्टी कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स माय लाइफ इज़ मीनिंगलेस। आप यस, यस। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, आपके आस-पास लोग खुश नहीं हैं, तो इट विल कम बैक टू यू। आई बिलीव इन दैट, कि अगर आपके आस-पास लोग खुश नहीं हैं, तो आप भी खुश नहीं रह सकते, नो मैटर व्हाट। आप कुछ भी करते हो, आपके पास में कितने भी रिसोर्सेज़ हों, लेकिन अगर आपके आस-पास के लोग बेसिक चीज़ों के लिए डिप्राइव्ड हैं, तो आप भी खुश नहीं रह सकते। एंड आई थिंक कुछ लोग ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, पीपल हैव गॉट मोर थिंग्स, सम पीपल डोंट हैव, बट आई थिंक अ, बेयर मिनिमम जो ज़रूरत है, वो सबकी पूरी हो सकती है। इफ वी आर लिटिल कंपैशनेट, हम सिर्फ तकलीफ महसूस कर सकें। एंड आई थिंक द रीसेंट कोविड-19 सिचुएशन हैज़ अ, सारी परेशानियों के साथ में, लेकिन एक जो हमें एक बड़ा पॉजिटिव सबक हम ले सकते हैं, वो यही है कि अ, अगर हम लोग दूसरे की परेशानी को महसूस कर सकते हैं, तो हम लाइफ की परेशानी को काफ़ी हद तक बेअरेबल बना सकते हैं। जिस तरह से लाखों की तादाद में मज़दूर चल के जा रहे थे, वो लोग अपने घर इसलिए पहुँच पाए, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत परेशानी हुई। बट हमें उसके साथ एक दूसरी पैरेलल तस्वीर जो देखने को मिली, कि किस तरह से आम लोग जा रहे हैं सड़क पे, उनके साथ जो भी है वो बाँट रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। रहते, और हमने तो हमारे कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उसके साथ कई एक्सपीरियंसेस हुए, जहाँ हमारे जो बेघर लोग थे, जिनको खुद राशन रिलीफ के तौर पे मिला था। जब उन्होंने देखा कि ये हज़ारों मज़दूर उनके पास की एक सड़क थी, वहाँ से हाईवे से जा रहे थे पैदल चल के, तो उन्होंने अपने जो उनको रिलीफ के तौर पे जो राशन मिला था, उस राशन को उन्होंने पका के वहाँ पर बँटवा दिया। तो उनसे पूछा क्या कि आप लोग, मतलब आपके पास तो खुद नहीं है, तो आप कैसे आप इनको दे रहे हैं? तो बोला, हमारे पास हम 2 दिन तो है खाने के लिए, ये लोग तो अपनी जड़ों से ही उखाड़ दिए गए हैं बिल्कुल, तो अगर ये लोग भूखे-प्यासे चल रहे हैं, तो इतना तो हम कर सकते हैं। आई थिंक इस क्राइसिस ने हमको एक एक बहुत बड़ा लाइफ के बारे में लेसन भी दिया है। सो आई थिंक एज़ पेरेंट्स वी नीड नॉट टू वरी, अगर आपके बच्चे सोशल वर्क में जाना चाहते हैं, आई मीन दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वो मेन चीज़ है जिसमें उनको मज़ा आना चाहिए, जो भी करें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आई थिंक, बिकॉज़ बाकी सारी चीज़ें हम लाइफ में बदल सकते हैं, लेकिन प्रोफ़ेशन हम बदल नहीं सकते। एक बार हम जिसमें जाते हैं, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ करनी है, उसकी समझ हो, हम ईमानदारी से काम करें, हम इंटीग्रिटी के साथ काम करें, और जिस भी काम को हम पकड़ें, कोई भी फ़ील्ड हम लें, लेकिन हम उसमें पूरी ईमानदारी, कमिटमेंट और इस बात को मानते हुए अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पे लें कि हमें उस प्रोफ़ेशन के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी है। तो आई थिंक चिल्ड्रन विल डू वेरी वेल। जी, तारिक जी, आपने बताया अभी जो कोविड-19 को लेकर जो दृश्य हमारे सामने जी, आ रहे थे, काफ़ी राहत वाले दृश्य भी थे कि जो होमलेस लोग हैं, जिनको खुद रिलीफ़ में खाना मिला है, उन लोगों ने भी इनको खाना पकाकर खिलाया है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हर एक आदमी में कंपैशन का जो बेसिक गुण है, वो हर आत्मा के अंदर है, हर लोगों के भीतर है, लेकिन बस उसको उभारने की देरी है। क्या सर आप ये नहीं मानते हैं कि हर आदमी अपनी जगह से, चाहे वो हाउसवाइफ़ हो, चाहे घर में रहने वाला बच्चा हो, हर आदमी अपनी जगह से समाज सेवा या सोशल सर्विस का काम कर सकता है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही कह रहा था कि हम किसी भी फ़ील्ड में हों, अगर हमारा कोर मज़बूत है, अगर हमारा कोर अच्छा है, और हम कोर में हम देखिए, सोशल वर्क क्या है बेसिकली? हम सोशल वर्क में हम किसी दूसरे व्यक्ति की जो हम हेल्प कर रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है? अब उसके तमाम सारे दायरे हैं जो उसमें आते हैं, लेकिन बेसिक एसेंशियल ह्यूमन सर्विस की बात हम कर रहे हैं, जिससे लोगों की लाइफ़ की क्वालिटी बेहतर हो सके। तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैं फुल टाइम सोशल वर्क कर रहा हूँ, तभी जो है, आप एक पुलिस ऑफ़िसर हो सकते हैं, लेकिन आप किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि ठीक है, मैं सप्ताह में 5 दिन जो है मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 दिन मैं किसी बस्ती में जाके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखूँगा। आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आप जो है, आपके कि किसी आप आपने आपने एक मेडिकल में गए, आपने सीख लिया, आपके पास ईश्वर ने आपके हाथ में वो ताकत दी है, अब आपकी ट्रेनिंग के बाद कि आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। तो अगर आप, लेकिन सिर्फ़ वो मेरी फ़ीस पे नहीं हुई है, तो मैं नहीं देखूँगा। एक डॉक्टर को बमुश्किल 5 मिनट लगते हैं एक पेशेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए, और उसके बाद आप हाल सुन के आप दवा दे रहे हैं।
तो अगर कोई पेशेंट है पैसा नहीं भी दे सकता है, फिर भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, आप उसको मेडिसिन बताना आप दे सकते हैं। आपको बहुत से लोग मेडिसिन खरीद नहीं पाते हैं। एज अ आई थिंक हमारी जो, अगर हम ये मान लें कि हमारी जो एसेंशियल ज़रूरतें हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है, उसको हमें लोगों के साथ बाँटने की तैयारी होनी चाहिए, शेयर करने की तैयारी होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एक माइंडसेट की बात भी बोलना चाहूँगा कि जो काफ़ी लोगों का जो हमारा जो एक माइंडसेट रहता है, जनरली हमारा जो हम करते भी हैं, उसमें भी जो लोग मदद करते हैं, उसमें भी हमारा माइंडसेट रहता है कि हम दे रहे हैं, एक गिवर वाली मानसिकता रहती है। मुझे लगता है कि हमें वो अ, गिविंग से हट के शेयरिंग में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अ, जब हम देते हैं, तो जब हम कह रहे हैं हम दे रहे हैं, तो एक अजीब तरह का एक हमें इनविजिबल सा होता है, कई बार हम रियलाइज़ भी नहीं करते, लेकिन एक अहंकार या हमारी हमारी भाषा या हमारा टेनर ऐसा हो जाता है जो दूसरे को तकलीफ पहुँचा सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो आपसे वो सहायता फिर भी लेगा। लेकिन जहाँ तक अगर हम शेयरिंग कर सकें कि हम बाँट रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा है, आपके पास में नहीं है, और मेरी क्षमता है कि मेरी नेसेसिटी के बाद है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लॉयर्स हैं, आप जो है आप तमाम सारे केसेस पेड केसेस कीजिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई ताकतवर व्यक्ति है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गरीब को किसी को सता रहे हैं, कुछ परेशानी है, तो आप क्यों उसका केस आप प्रो बोनो लड़ सकते हैं, आप उनका केस लोगों का आप खुद फ्री में लड़ सकते हैं। तो हम किसी भी फील्ड में हो, आई थिंक अच्छा इंसान होना के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी है, ईमानदारी की, जिस तरह की जो मूल्यों की जो ज़रूरत है, अगर वो मूल्य हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं, हमारे अपने अंदर डाल सकते हैं, उन मूल्यों के बाद हमारे जो काम होंगे, तो आप देखेंगे वो आज की कॉन्टेक्स्ट में सोशल वर्क की उसमें आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो जिस तरह का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें जिस तरह के हम अ, अकेला जीवन में हम जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियर लाइफ में, उसमें ऑलरेडी हमारे जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं बहुत वीक होते जा रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू रीबिल्ड दोज़, और उसमें वो हम कर पाते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वो सोशल वर्क के दायरे में अपने आप आने लगेंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल वर्कर बन के ही समाज सेवा कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, आप ज़रूरतमंद के साथ खड़े रहें, उसके साथ आप प्यार से उसको ट्रीट करें, थोड़ी मदद जो आप कर सकते हैं वो करें। इतने बच्चे हमारे इर्द-गिर्द, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे हमारे इर्द-गिर्द इतने बच्चे आपको ज़रूरतमंद दिख जाएँगे, जो बच्चा आज सफ़र कर रहा है, अगर आज उसको हेल्प नहीं मिलती है, और इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको उसकी तकलीफ़ होगी, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा, शायद ये जो फ़िज़िकल तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ इतनी नहीं रहेगी जितनी कि इस बात की तकलीफ़ रहेगी कि मुझे साथ देने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं थे। तो आई थिंक वो मेमोरीज़ हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं बच्चे के ज़हन में। अगर जी जी। हमारे इर्द-गिर्द कोई बच्चा है जो मुश्किल हालात में जी रहा है, और अगर हम उसको अपनी क्षमतानुसार सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई इंश्योर कर सकते हैं। आजकल तो स्कूल में फ्री एजुकेशन है, थोड़े से सपोर्ट के साथ एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। इफ वी कैन डू दैट, तो हम पूरी लाइफ उस बच्चे की बदल सकते हैं। तो इसके लिए मैं टीचर भी हो सकता हूँ, मैं साइंटिस्ट भी हो सकता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर भी हो सकता हूँ, मैं लॉयर भी हो सकता हूँ, बट आई कैन स्टिल डू थिंग्स टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर। वो किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक सोशल वर्कर ही होऊँगा तभी मैं कर सकता बहुत सही कहा सर। हर आदमी अपनी जगह से सोशल वर्क कर सकता है, चाहे वो गृहिणी हो, वो भी कभी-कभी जो है सप्ताह में 2-3 आदमी का खाना बनाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे किसान हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो सर। बस हमारे अंदर वो मानवीय संवेदना होनी चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए। सर हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं, एक बार मैं हूँ। उनको लेना चाहता हूँ। हमारे साथ उज्ज्वल कुमार जायसवाल जी दिल्ली से हैं, ये इन्होंने लिखा है सुपर वर्क एंड इंस्पायरिंग। राजू मनियार साहब अहमदाबाद से हैं, इन्होंने लिखा वेरी नाइस सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशीष दास जी सुपौल से आपका स्वागत कर रहे हैं, निरंजन जी भी स्वागत कर रहे हैं, मुकेश महाराज जी भी स्वागत कर रहे हैं, अंजू कुरियन जी आपका आभार व्यक्त कर रही हैं, उजैर अहमद साहब उनका कहना है कोशिश जिंदाबाद। और हमारे सदस्य ने एक सवाल रखा है सर आपके पास, मैं इस सवाल को ले रहा हूँ सर। उज्ज्वल कुमार जायसवाल जी हमारे शिक्षा तुल के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं प्लीज डू लेट्स अस नो वेदर यू आर आल्सो डूइंग एनीथिंग फॉर द लिटिल गर्ल बीइंग फोर्सफुली मैरिज टू ओल्डर पीपल। इस पर कोई काम कर रहे हैं सर आप क्या? हाँ, अब देखिए हमारा इस पर्टिकुलर
जो इन कम्युनिटीज़ में हम बेसिकली हम अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो अ, इस तरह के इश्यूज़ में ऐसे केस नहीं आए हैं स्पेसिफिकली, लेकिन हाँ, कुछ जिन कम्युनिटीज़ में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के केस ज़रूर आए हैं, जहाँ पर हमने इंटरवीन किया है और हमने उसको रुकवाया है। और हमने जी। रुकवाने के लिए एक तो 2 तरह से हमने 2 स्ट्रैटेजी से काम किया है। एक तो है कि हमने फौरी तौर पे जो है, जो जिस बच्चे की शादी करने की कोशिश की जा रही थी, उसको हमने रुकवाया, वो किया। लेकिन हमने उसमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी ली, क्योंकि ये जो शादी हो रही थी वो कम्युनिटी के कंसर्न से, पेरेंट्स के कंसर्न से यूजुअली होता है, क्योंकि ट्रेडिशनली वो लोग प्रैक्टिस ही वैसे कर रहे थे। तो हमारी समझ ये बनी कि अगर हम सिर्फ कोई केस हमारे सामने आता है और उसको हम रोक लेते हैं, तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, क्योंकि काफ़ी काफ़ी बच्चों की शादी ऐसी होगी जो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और अगर उसको इस तरह की गलत प्रैक्टिस को कम्युनिटी का सैंक्शन है, जो पूरी उनकी जात पंचायत है, अगर उसकी सैंक्शन है, तो हर बार हम रोक भी नहीं पाएँगे। So then we also started having this conversation with people in the community, with the elderly, with their community leadership, कि इस चीज़ के नुकसान क्या हैं? एक तो इल्लीगल है, वो इल्लीगल की भाषा जल्दी नहीं समझते हैं, बिकॉज़ इन देयर अंडरस्टैंडिंग जो उनकी जो कम्युनिटी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, एंड दे फाइंड वेज़ अराउंड इट। तो हमने उनको ये बताने के साथ कि क्या क्या एक तो ये इल्लीगल है, लेकिन वो बच्चे के लिए क्या परेशानी है, उसकी लाइफ के लिए क्या खतरा है, उसके पूरी फ्यूचर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और धीरे-धीरे हमने वहाँ पे जो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया इन मुद्दों के अराउंड, और बातचीत करनी शुरू की। महिलाओं के साथ बात करनी शुरू की, उस कम्युनिटी की जो मेल लीडरशिप थी उनके साथ बातचीत करनी शुरू की, एंड वी आर एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। और उसी कम्युनिटी में से कुछ लोग तैयार हुए जो ये कहने शुरू किए कि नहीं, हम इसको रोकेंगे, ये गलत है, हम इसको हमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक ग्रेजुअली उस कम्युनिटी में काफ़ी चेंज आया कि, एंड आई आई कैन सेफली से कि आज वहाँ पे आई थिंक इट हैज़ टेकन अस 4-5 इयर्स। जो इनिशियल कुछ केसेज़ में जब वो कोई केस आता था ऐसा चाइल्ड मैरिज का, हमें मालूम पड़ता था, हम लोग रजिस्ट करते थे, फिर रुकाते थे। आज वो है कि नाउ कम्युनिटी एज़ अ ग्रुप हैज़ एक्सेप्टेड, दे हैव रियलाइज़ कि ये गलत है और उसको उन्होंने उस पे रोक लगाई है। हाँ, लेकिन जो ये जो प्रैक्टिस है कि छोटे बच्चे को बड़ों के साथ, एल्डरली के साथ मैरिज करने वाली बात है। स्पेसिफिकली बच्चों की जहाँ तक मैरिज की बात है, वो तो हम लोगों ने बिल्कुल अपोज़ किया, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ होगा कि 25 साल की बच्ची है, 25 साल की लड़की है, उसको 40 साल के पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट इंटरवीन इन दोज़ काइंड ऑफ केसेस। ओके सर। तारिक जी, आपकी टीम कोशिश ने पिछले 2018 में सितंबर, नवंबर, दिसंबर में बिहार के बहुत सारे शेल्टर्स होम पे एक सोशल ऑडिट किया था। पहले जी, तो हम जानना चाहते हैं कि सोशल ऑडिट वर्ड का क्या कंसेप्ट है। फिर इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि सोशल ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो कि बहुत ही वल्नरेबल थी और काफ़ी दुखदाई थी, जो हम देखकर काफ़ी दुखी हुए। मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे ध्यान खींचा गया, खासकर मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह की बात करना चाहता हूँ। तो उस दौरान जो आपने तमाम शेल्टर्स होम्स का दौरा किया सर, तो बच्चों से जुड़ी हुई समस्या जो आपके सामने आई, उसके जी, पीछे का मूल कारण आप क्या देखते हैं? एक सवाल मेरा ये है। पहले तो सोशल ऑडिट को बता दें, और ये जी। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएँ जो बार-बार आई, उसका मूल कारण आपकी नज़र में क्या है? सर। देखिए, जो सोशल ऑडिट है वो सोशल ऑडिट एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जहाँ पे हम कह रहे हैं जो यूज़र्स हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट फैसिलिटी के, उसके यूज़र्स उसका आकलन करें। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, योजना है, उसके जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो उसका उसका आकलन करें, रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करें। इंडिया में इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में कभी सोशल ऑडिट नहीं हुआ था। सोशल ऑडिट मेनली मनरेगा के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता रहा है पास्ट में। तो जहाँ पे जो ग्राम पंचायत है बेसिकली वो इवैल्यूएट करेगी गाँव में जो भी काम हुआ है उसको। लेकिन इंस्टीट्यूशन में वो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं वो किसी की कैप्टिव पॉपुलेशन है, किसी की अथॉरिटी के अंडर रह रहे हैं, किसी के कंट्रोल में रह रहे हैं। तो जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमें इंस्टीट्यूशंस के पर सोशल ऑडिट करने की बात आई, हम इसलिए तैयार हुए, और हमने उसमें इस समझ के साथ तैयार हुए कि जो उसका उद्देश्य होगा वो सिर्फ कमी निकालना नहीं होगा कि कहाँ पे क्या कमियां हैं। उद्देश्य ये भी होगा एक कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कमियां आएंगी उसको ठीक करने के लिए काम किया जाएगा। और अगर ऐसी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम करना चाहती हैं, जिनकी नीयत ठीक है, लेकिन अगर वो स्किल्स की वजह से या रिसोर्सेज की वजह से वैसा काम नहीं कर पा रही हैं, तो भी गवर्नमेंट उसको
सपोर्ट करेगी। अगर उनको एडिशनल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उनको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, वो चीज़ें जो होंगे तो वो वी गॉट दिस कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि यस वो उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने सोशल ऑडिट में ये रखा था कि जो भी जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, हमने कई तरह के इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट किया था। वहाँ पे हमने उनसे बातचीत की। तो उन इंस्टीट्यूशन में, उन संस्थाओं में रहने का उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो हमने डॉक्यूमेंट किया। अक्सर होता क्या है, हमारे जो मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन बहुत रेगुलर बेसिस पे होते हैं, मॉनिटरिंग होती है। लेकिन उसमें हमारा जो सारा फोकस होता है अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है या डॉक्यूमेंटेशन पे होता है। जो हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं फंडिंग के, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हो, उनको फाइल्स पर होता है। तो जो लोग भी जांच पे जाते हैं या देखने जाते हैं, वो बेसिकली वो रिकॉर्ड्स देखते हैं, वो रिकॉर्ड्स देखते हैं और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। लेकिन इसमें जिन बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटी क्रिएट की गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो अगर अगर जिस बच्चे के लिए सारा सेटअप किया गया है और वो बच्चा ही सेफ नहीं महसूस कर रहा है, वो बच्चा ही खुश नहीं है वहाँ पे, उस बच्चे को ही अगर वो सहूलियत नहीं मिल रही है। तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ने सभी चिल्ड्रन होम में वाटर प्योरीफायर्स दिए हुए हैं। अब अब एक एक स्टैंडर्ड वे ऑफ चेकिंग दैट वुड बी कि हम गए और हमने देखा वाटर प्योरीफायर है या नहीं है, और हमने लिस्ट कर दिया कि है या नहीं है। हमने कोई बहुत एक्टिवली कॉशियसली देखेगा तो वो उसको चला कर भी देख लेगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मे बी वाटर टेस्टिंग कर लेगा। अ, लेकिन हमने हमने वो नहीं देखा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि वो प्योरीफायर चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमने हम अपने साथ खाली बॉटल कैरी कर रहे थे, तो हम बातचीत करते हुए बच्चे को बॉटल देंगे और बोलेंगे बेटा पानी लेके, मतलब पानी ला दो, बीच में विदाउट गिविंग एनी हिंट कि हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं। ऐसे ही दिया, बेटा थोड़ा पानी ला दोगे। अब दिस चाइल्ड वुड इंस्टिंक्टिवली, ये बच्चा वहीं से पानी ला के आपको देगा जहाँ से ये खुद पीता है। तो वो आंगन में एक नल लगा हुआ है, वहां से गया, उसने पानी भरा और लेकर आ गया। तो हमने वैसे जो भी संस्था थी, हमने उसमें लिखा कि नहीं, वाटर प्योरीफायर नहीं है। क्योंकि अगर है, आप आपका स्टाफ यूज कर रहा है, तो वो आप अपने स्टाफ को खुद भी फैसिलिटी दें। बेसिकली बच्चों को एक्सेस नहीं है, बच्चा यूज नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज बच्चों को दे रही है, वो बच्चे उसको अवेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से तमाम सारी और चीज़ें थी। तो हमने बेसिकली वो एक मेथोडोलॉजी इवॉल्व की, हमने एक मेथोडोलॉजी डेवलप की, जिसमें हमने ये इंश्योर किया कि सारी सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, उसका इवैल्यूएशन जो है वो बच्चे उसको वेरीफाई कर दें। ठीक है। एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में, एक नॉन कमिटमेंट एनवायरनमेंट में उसको वेरीफाई कर दें। और हमें ये पूरी चीज़ को इस तरह से करना था कि बच्चों को किसी तरह का रिस्क नहीं हो, बच्चों पे किसी तरह का आफ्टर इफेक्ट ना आए। तो वो सारे हमने तमाम सारी चीज़ें उसमें प्रिकॉशंस ली। और आपका सेकंड पार्ट में सवाल मैं चाहूँगा आप दोहरा दें ज़रा-सा। जी, सोशल ऑडिट के मैंने बाद पूछा, आपने हाँ। जी, उसमें जो जो समस्याएँ आपने देखी हैं, बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, उसका मूल कारण आप क्या मानते हैं सर? ओके। ये जो जी। मुझे लगता है कि सॉरी वो मेरे ज़हन से निकल गया था। ये ये जो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आई थी, मुज़फ़्फ़रपुर सिर्फ़ एक 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 शहर की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ना वो केवल एक स्टेट की बात है। मुझे लगता है कि इस तरह की परेशानी, इस तरह की अब्यूज़ेज़ बहुत सारी, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ समथिंग सिमिलर इज़ हैपनिंग इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, अ, यस। जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मुझे लगता है वो ये है कि उसके बाद हमने क्या किया। किसी भी स्टेट में आगे बढ़ के ये देखने की ज़रूरत नहीं समझी क्या हमारे इंस्टीट्यूशन सेफ हैं। आई थिंक जहाँ हमने अपने बच्चों को फेल किया है एज अ, एंड आई एक्चुअली फील दैट एज अ कंट्री वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन। मुजफ्फरपुर में जो आया, वो एक दिन में नहीं हुआ होगा। वहाँ पर वो एक अरसे से हो रही थी चीज़ें वहाँ पे स्टैब्लिश नाउ। वो एक केस बन के रह गया। आई थिंक there was an opportunity for the country to actually ensure that all our children were safe. Minimum least we could have done for our children was कि हम सभी states में, हम एटलीस्ट सारे institutions में हम देखते। अच्छा होता कि कहीं कुछ नहीं निकलता, बहुत अच्छा होता कि कुछ भी नहीं निकलता। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर मैं इस चीज़ में मैं गलत हो जाऊँ। मैं कह रहा हूँ अभी शायद कहीं और वैसा ही अब्यूज़ हो रहा होगा, एंड आई विल बी मोस्ट हैप्पी कि अगर मैं गलत हूँ। बट आई एम सेइंग कि
ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती थी एज़ स्टेट कि हम इंश्योर करें कि हम चेक तो करें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अभी जो भी उसके बाद भी कुछ केसेज़ आए, देवरिया में बाहर आया, फिर पुणे का कुछ केस आया, सांगली में केस आया। लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो समहाउ वहाँ के बच्चे किसी तरह से दे मैनेज टू गेट आउट और फिर उन्होंने रिपोर्ट किया। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट टू हैपन? हर जगह हर बार बच्चे को मौका नहीं होगा कि वो निकल सकेंगे और किसी को है। बता जी जी। सकेंगे। हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, हमारा मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि ये हमारे बच्चे सेफ हों। ये मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरह का अब्यूज होगा तो वो अपने आप बाहर आना चाहिए। हमारे सिस्टम्स वैसे होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पाए हैं। जो एक बड़ा मौका था, एक ट्रेजेडी में एक अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। इस केस के पास एक देश के पास एक बड़ा मौका था उस चीज़ों को ठीक करने का, इंश्योर करने का कि हमारी महिलाएँ, हमारे बुजुर्ग बच्चे सेफ हों। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको एक केस के जैसा ही ट्रीट किया और वो केस होके वो वहाँ पर ही रुक गया। ज़रूरत इस बात की थी कि हमें इस केस से आगे देखते हुए हमें ये देखने की ज़रूरत थी कि हमारे पास किस तरह की सिस्टम्स हैं इन चीज़ों को, इस तरह की अब्यूज़ को पता लगाने के। हमारे पास किस तरह के हमारे सोशल ऑडिट का मैकेनिज़्म क्या है, करने वाले लोग कौन हैं, उनकी ट्रेनिंग्स क्या हैं। हमें उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। हमें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए थी कि कहीं भी ऐसा हम एक ऐसा सिस्टम, रोबोट सिस्टम बना दें हम कि कहीं भी इस तरह की चीज़ होगी तो वो खुद ब खुद बाहर निकल सके। हमारे मैकेनिज़्म ऐसे हों। अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज़ें हमने नहीं कर पाई और आगे भी जब कभी कहीं अब्यूज़ होगा, जो कोई केस बाहर आएगा तो आई थिंक वी विल जस्ट फील सॉरी फॉर फ्यू डेज़। उसके बाद हम सब फिर भूल जाएँगे। और जो इसी में मेरा जवाब है जो आप पूछ रहे हैं क्यों होता है, आई थिंक दिस अपैथी जो हमें हमारी इनेबिलिटी टू फील द पेन ऑफ दोज़ चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स द रियल कॉज़ कि इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। आई थिंक जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं दे आल्सो नो इट वेरी वेल कि 4 दिन इस पर बात होगी, उसके बाद सब भूल जाएँगे और सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा। आई थिंक हमें इस लंबड़ से निकलने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ है हमारा कि कुछ होता है तो उसमें 2-4 दिन बहुत हम उस पे बात कर लेते हैं, हम परेशान भी होते हैं कुछ लोग और उसके बाद फिर सब बैक टू नॉर्मल होता है। आई थिंक यही बहुत बड़ी वजह है जो हमारे इर्द-गिर्द ऐसा नहीं हमें जो बच्चा क्या इनफैक्ट हम काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में जब बच्चों से बात कर रहे हैं और भी उसके बाद भी और बिहार ऑडिट्स के बाद भी, हम देख रहे हैं कि अगर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे अगर सिर्फ़ 5 मिनट किसी ने बात कर ली होती, जिस दिन वो बच्चा मिला था, अगर 5 मिनट किसी ने बात बात कर ली होती, तो शायद वो बच्चा संस्था तक नहीं पहुँचता, उसी वक़्त, जी उसी जी। दिन वो अपने घर जा सकता था। लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया हुआ है, बच्चे को पकड़ा, उसको कॉल किए, उसको लाके एक संस्था में डाल दिया, उसके बाद वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक ये जो और हम सब देखते हैं, हमें मार्केट में बच्चा दिखता है, हम कुछ ध्यान ही नहीं देते, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हर दिन इस तरह की खबरें सुनते हैं बट हमें मैक्सिमम हमारा जो रिएक्शन होता है वो हमारा होता है कि हमें थोड़ा-सा हम अनफॉर्चुनेट उसको महसूस करते हैं। हमें गुस्सा आना चाहिए इन चीज़ों से। और हमें नहीं आता है वो गुस्सा। हमें हमें एक बेसब्री होनी चाहिए, हमें बहुत डिस्टर्बेंस होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं होती है वो डिस्टर्बेंस एंड आई थिंक हमको डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से ही स्टेट्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता। दर्शकों लगता है कुछ नेटवर्क की खराबी हो गई है, बहुत जल्द हमारे साथ सर जुड़ जाएंगे, तारिक सर। इस बीच मैं कुछ बातें कर लूँ शिक्षा तरु से जुड़ी हुई बातें कर लूँ। शिक्षा तरु जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं खास रूप से बताना चाहता हूँ, शिक्षा तरु एक समाज सेवी संस्था है, रजिस्टर्ड समाज सेवी संस्था है, जिसके तहत हम गरीब बच्चों की पढ़ाई को गोद लेते हैं। हमारे साथ सर फिर जुड़ रहे हैं। जी तारिक जी। जी तारिक जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तारिक जी, आपके पास आवाज़ जा रही है हमारी? तारिक जी, आप हमारी हेलो। आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। जी, जी जी मैं सुन पा जी, रहा हूँ। हमारी आवाज़। जी, बिल्कुल। जी जी। हाँ, जी। तो सर कहने का मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बातों से, जो कहने का अभी पिछले प्रश्न पे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मानवीय मूल्यों का अभाव है शुरू से लेकर अंत तक, यानी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं, खासकर जो इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं,
सबके अंदर जो बेसिक मानवीय मूल्यों का अभाव है वही सबसे बड़ा कारण है सर। चाहे वो स्टेशन पे मिला हुआ कोई बच्चा है, अगर हम वहाँ पे थोड़ा सिंपैथेटिकली उनसे बात कर लेते, थोड़ा कंपेशन के साथ बात करते, तो शायद वो स्टेशन से ही लौट के अपने घर चले जाते। या जो इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने भी अपने मानवीय मूल्यों को दिखाया होता, थोड़ी संवेदना दिखाई होती, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। जो रेगुलर चेक करने आते हैं, जो स्टेट के अथॉरिटी हैं, उनके पास भी इनका अभाव दिखा। तो कहने का लगभग लुभाव ये है सर कि हमारी जो युवा पीढ़ी बढ़ रही है या हमारे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम मानवीय मूल्यों का समावेश करें, ताकि वो कहीं भी किसी भी नौकरी में रहते हुए इस चीज को महसूस कर सकें, अपने आसपास होने वाली किसी भी चीजों को देख सकें, उस पर रिएक्ट कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें। एम आई राइट सर? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सिर्फ़ एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ूँगा कि सिर्फ़ ये जो जी ऑफ़िसर्स या स्टाफ जो काम कर रहे हैं, एक समाज के तौर पे भी देखिए, समाज जी समाज कोई हवा में कोई चीज़ नहीं है, समाज आप और जी हमसे सबसे बना है और हमें जी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमारे सामने एक कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ है और हम उसको देख रहे हैं और हम निकल जाते हैं, मतलब जी सर। तो देखिए सर, हम कह देते हैं सरकार का काम है। देखिए सरकार हर जगह नहीं पहुंच रही है ना वहां पे, जी लेकिन हम जी लोग, हम भी उसी सरकार का, उसी राज्य का, उसी स्टेट का, एक स्टेट एज एन एंटिटी हम उसका हिस्सा हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस आल्सो नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, स्टेट शुड क्रिएट मैकेनिज्म कि अगर से फॉर एग्जाम्पल एक एल्डरली व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग कहीं पे बेहोश होके पड़े हुए हैं, तो पहली जिम्मेदारी मेरी एक नागरिक के तौर पे है कि मैं इमीडिएटली उसकी उसको अलर्ट कर सकूं। हाँ, ये ज़िम्मेदारी फिर सरकार की होगी कि ऐसा एक सिस्टम हो जहाँ मैं अलर्ट कर सकूँ, एक रिस्पॉन्स टीम हो जो कोई आके उन बुजुर्ग को ले जा सके। वो शायद मैं इंडिपेंडेंटली एक एक इंडिविजुअल के तौर पे ना कर सकूँ। लेकिन हम लोग पहली स्टेज पे ही फेल हो रहे हैं एज़ अ सिटीज़न, हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई दिख रहा है हमको। जैसे मैं कह रहा था, ये तमाम सारे बच्चे, जो बच्चे आज संस्था में 5 साल 7 साल रहने के बाद हमको अपनी एड्रेस बता पा रहे हैं और उसकी हम फैमिली ढूँढ रहे हैं, ये बच्चे कहीं बेहतर पोज़ीशन में होते अपना एड्रेस बता पाने के 5 साल पहले। जैसे बच्चे बड़ा हुआ, वो बच्चे की मेमोरी भी वीक हो रही है, पुरानी याददाश्त, उसकी यादें उसकी जा रही हैं। लोगों के एड्रेस फिर भी वो बता पा रहे हैं, तो उस वक़्त तो और बेहतर बता पाते हो। तो और जितना हमने रिस्क में डाला उसको, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अगर सिर्फ़ उससे किसी ने प्यार से थोड़ी देर बात की होती, जस्ट नीडेड वो 10 मिनट बात करनी थी किसी को प्यार से, उस बच्चे के जी साथ जी में उसको हिम्मत देनी थी, बस वहीं पे खत्म हो जाना था और स्टेट पे भी वो बर्डन नहीं आता था। बिल्कुल वी सर। डोंट हैव टू लुक आफ्टर दैट चाइल्ड। सर हमारे पास समय थोड़ा कम बचा है। हमारे जो दर्शक है, एक बार मैं उनको ले लूँ, फिर एक दो जी, सवाल और हैं। जी, जी, हमारे जी। साथ कुमुद रंजन मैम की एक सलाह है कि उन्होंने विचार रखा है कि समाज सेवी को नौकरशाहों से ऊपर रखिए, दायरा खुद ही बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी होने चाहिए, ना कि नेता या नौकरशाह। वैसे आपने आगाज कर दिया है। धन्यवाद मैम। उज्जवल कुमार जायसवाल जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। नेपाल काठमांडू से देशभक्त मलिक जी लिखते हैं कि आई एम वाचिंग योर प्रॉब्लम, वाचिंग योर प्रोग्राम। थैंक यू देशभक्त मलिक साहब, आप हमें देख रहे हैं, इससे बहुत खुशी हो रही है। हमारा दायरा देश की सरहदों को भी पार कर रहा है। सुनील झा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इन्होंने लिखा है कि सॉरी लेट से जुड़ पाया, आई होप दैट आई डिडंट मिस मच लिस्निंग टू तारिक भाई, इज ऑलवेज ए ग्रेट लर्निंग। जी हाँ सुनील सर, आपने ज़्यादा मिस नहीं किया, इसके बाद फिर ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, आप पूरा सुन सकते हैं सर। ओसिस ओवैसिस अख्तर साहब लिखे हैं गुड वर्क। सुलेमान नौगरी साहब अहमदाबाद से लिखते हैं गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है आपका। सुनील झा साहब लिखे व्हाट इज योर थॉट ऑन द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग गर्ल्स एज टू 21 ईयर्स। हमारे पास समय थोड़ा कम है सर, जरा इनके सवाल को ले लेते हैं। सुनील झा साहब लिखते हैं व्हाट इज योर थॉट ऑन द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग गर्ल्स एज टू 21 ईयर्स, प्लीज सर, थोड़ा सी शॉर्ट में। मुझे हाँ जी जी मुझे अब सी आई एम नॉट मतलब मैं बहुत सपोर्टर नहीं हूँ इस प्रपोजल का एक्चुअली। जी मुझे जी लोग थोड़ा जो है रिग्रेसिव सोच वाला मान सकते हैं कि जी जी पर्सनल पर्सनल लेवल पे मैं आई बी वेरी हैप्पी कि हाँ, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और 21 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती है पढ़ाई के लिहाज से या अपने करियर को प्रोग्रेस करने के हिसाब से। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें और हम अगर एक, क्योंकि कोई भी कानून है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए या सेक्शन के लिए नहीं है। हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। अगर हम उन सबको एक साथ लेके एक यूनिफॉर्म कानून कोई है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत जगह पे लोगों की जो उनके कम्युनिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से जो उनको परेशानी आती है, उस वजह से भी वो कई बारी जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये एक 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 एंड पे बहुत प्रोग्रेसिव विचार दिख सकता है कि एज बढ़ाई जाए वो।
लेकिन उसका दूसरे जो इम्प्लीकेशन है कुछ बड़े सेक्शन पे वो एक जो है डिस्टर्बिंग भी हो सकते हैं। पर्सनली मैं तो बिल्कुल, मुझे तो 21 भी कम लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि मेरे घर में जो बच्ची होगी वो तो उससे भी आगे पढ़े और अपना करियर चुने, और जिस वक्त उसकी मर्जी हो उस वक्त वो शादी करे, ठीक है। लेकिन आई थिंक जब हम पूरे समाज की एक साथ बात कर रहे हैं तो शायद मुझे लगता है इसमें काफी सारे ऐसे समुदाय होंगे, ऐसी कम्युनिटीज होंगी जो इसमें से छूटेंगी, या जिसका इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आई हैव अ मिक्स व्यू ऑन दैट। मतलब मुझे लगता है कि कुछ सोच अच्छी है, लेकिन शायद उसकी तैयारी अभी हम वहां तक नहीं, एक समाज के तौर पे हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे सब लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। जी जी। हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं दीपक कुमार जी, आपका स्वागत कर रहे हैं। एस के मोहम्मद नियाज साहब ने आपसे वो फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स हैं, उनका कहना है हमारे हमारे एक मेंबर ने आपसे सवाल पूछा है, हमारे एडमिन ने, हाउ यू आर बीइंग फंडेड, शॉर्ट में बताएं प्लीज। सो सी हम लोग गवर्नमेंट फंड्स नहीं लेते हैं, क्योंकि जी जी। हम काफी सारा हम काम हमें लगता है कि हमारी जो हम बिलीव करते हैं सिस्टम्स के साथ काम करने में, और हम अपना सारा काम गवर्नमेंट के साथ हम काफी काम मिलकर करते हैं। लेकिन हम फंड्स गवर्नमेंट के नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे एक आपके ऊपर आपकी जो एक इंडिपेंडेंट हमारा रोल, एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है कि जहाँ पे भी गैप से हमें एक बिल्कुल ऑनेस्ट असेसमेंट रिव्यू करके हम गवर्नमेंट को दे सकें। लेकिन अगर जी हमारी सैलरीज गवर्नमेंट से आनी शुरू हो जाएगी, हमारा पैसा हमारा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंडिंग पे डिपेंडेंट होगा, तो शायद एक रिस्क ये होगा कि हमारी आवाज में जो ऑनेस्टी रहनी चाहिए वो शायद कॉम्प्रोमाइज करने की प्रेशर आ सकता है। देर आर लॉट ऑफ सपोर्टर्स जो इंडिविजुअल्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। देर आर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे काम को, groups like Tadras, Azim Premji. So there are groups which who value our work and they support us, they fund us, and also there are individuals who have been supporting us for a very long time. So जो और एक हमारा जो मेथड है इंटरवेंशन का, वो जो जैसे मैंने कहा हम गवर्नमेंट के साथ काफी सारा काम करते हैं, तो हमारा बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस तरह की चीजें जो होती हैं, जैसे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल का जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन बेस्ड काम है वो हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही ऑपरेट होता है, सो वी डोंट हैव टू रन सेपरेट ऑफिसेज। सो देयर आर वेज ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। तो हाँ मुश्किल होती है कभी कभी, बट आई थिंक इट्स स्टिल फन डूइंग व्हाट वी आर जी। डूइंग। ये आपने सही कहा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे काम में अगर उनको विश्वास हो गया तो वो फंड करने को तैयार रहते हैं, मदद करने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तारिक जी, हमारे पास समय अब थोड़ा कम रह गया है। एक अंतिम प्रश्न है, मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से लिख रही हैं कि आज के यूथ के लिए आपका क्या संदेश है, और हमारी ओर से भी ये सवाल है कि आज के समाज के लिए आपका क्या संदेश है। आप एक कंपाइल करके अपना संदेश बताएं, हमारे यूथ आज के क्या सोच रहे हैं उनके लिए, और एज ए सोसाइटी हमें क्या सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पावर, जितनी जो कैपेसिटी यंग लोगों के अंदर है किसी भी परिस्थिति को बदल पाने की, वो और किसी के अंदर नहीं है। यूथ के पास पावर है। आप जो है, अगर मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन के तौर पे, एल्डरली पर्सन के तौर पे गलत कुछ कर रहा हूँ, एक यूथ के तौर पे आप मुझे शर्मिंदा कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है। अब वक्त नहीं है, वरना मैं शेयर करता कि किस तरह से एक स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन को वो एडवांटेज नहीं होगा। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपका डिसएडवांटेज है। मैं कहता हूँ आपकी यंग एज आपका एडवांटेज है। आप बिना किसी डर के आप किसी से भी कोई सवाल कर सकते हैं। आपको कोई भी, आप किसी सरकारी ऑफिसर से आप कोई जो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, लॉ हो, पुलिस हो, एनीथिंग, आप उनसे कहें सर्विसेज के ऊपर, आप कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, वो आपको ये नहीं कहेंगे अरे साहब आप तो जानते हैं सरकारी व्यवस्था वैसी है। उनको कहने में शर्म महसूस होगी, वो कहेंगे नहीं बच्चे हम इसको ठीक करते हैं, जी जी। बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी सीन एज कि हम वो बच्चों की नज़र में हम ऐसे नहीं दिखना चाहते हैं कि हम इनएफिशिएंट हैं। वेयर एज अगर एक स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जाके कोई एक सीनियर व्यक्ति जाके वही बात कहेगा तो लोग कहेंगे साहब आप तो जानते हैं ये कैसा चलता है। जो चलता है वाला एटीट्यूड है ना, वो आपकी यूथ के साथ नहीं आएगा। सो आई थिंक यूथ के पास बहुत बड़ी पावर है सिस्टम्स को बदलने की, सिचुएशन को बदलने की। और आपको सिर्फ, अगर आप, मुझे लगता है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ड से थोड़ा अलग हटके हम अ, हर इंसान को एक एक इंसान समझ के उसको ट्रीट कर सकें, हम ये महसूस करें कि हर व्यक्ति की डिग्निफाइड लाइफ जीने की उसकी नीड है, उसका हक भी है, उसकी ज़रूरत भी है।
और आप सिर्फ ये मान के चलें कि आपको आपको भी इसमें सुकून है, आपकी लाइफ भी बेहतर होगी। आप उतना आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। और किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, बट आई थिंक एज अ सिटीजन हम सबका एक रोल है उस जिस नेशन की हम एक एस्पायर कर रहे हैं उसको बनाने में हम सबका एक रोल है। और आई थिंक एज अ यूथ यू कैन प्ले दैट रोल टू द बेस्ट, इन अ बेस्ट वे, मोर देन एनीबडी एल्स। थैंक यू तारिक जी। हमें लग रहा है कि हमारी बातचीत सुनने के बाद, आपकी बातों को सुनने के बाद बहुत सारे यूथ अब आत्म आकलन करेंगे, इस बात को गौर करेंगे उनके अंदर मानवीय मूल्यों के जहाँ कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह हम समाज के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति जो होमलेस हैं, शेल्टरलेस हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके प्रति कैसे हम सिंपैथी के साथ काम करते हैं। तारिक जी, आप हमारे साथ आए, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, और उन दर्शकों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ जिनका प्रोग्राम हमने नहीं ले पाया, जिनकी मैसेज को हमने इस प्रोग्राम में नहीं ले पाया, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है। सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सो मच आप सभी लोगों का, जो लोग जुड़े मेरी तरफ से भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सवालों के लिए। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस टू एन बिल्कुल सर, एक्सटेंट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए थे कानपुर से श्री तारिक सर। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी बातें काफ़ी प्रेरक लगी होंगी, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रेरक रहा है, उनकी बातों से हमें कुछ सोचने का, समझने का मौका लगेगा। हम आगे भी ऐसे कई प्रेरक व्यक्तित्व को अपने कार्यक्रम में लाते रहेंगे। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।